हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि वर्मा। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से हम लोग जितने भी हमारे बायो के चैप्टर्स हैं 32 चैप्टर्स हैं अगर, तो 32 चैप्टर्स को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे 60 दिन के अंदर, और प्लस साथ साथ इसके पीवाईक्यू भी करते रहेंगे। पूरे पुराने 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, ठीक है, 10 साल के, वो सारे पीवाईक्यू हम लोग एक लेक्चर लगाएंगे। एक लेक्चर में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग जितने भी पीवाईक्यू हैं पिछले 10 साल के वो सारे कवर कर लेंगे। अगर आप लोग नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपका एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और देखो, अभी आपका नवंबर चल रहा है तो अभी आपको वो वन शॉट करने की जरूरत नहीं है जिसमें आपके जेनेटिक्स जैसे चैप्टर्स को आपको 1 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया जा रहा है। अभी आपके पास टाइम है, आप डिटेल में पढ़ो, वन शॉट देखो। देखो, आप मेरा देख रहे हो, आप किसी का भी देख रहे हो, आप ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप वहां से कुछ सीख रहे हो, वो चीज आपके रैंक इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है तो जितना ज्यादा डिटेल में आप जा सकते हो। देखो, इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक एक जिन मतलब मान लो सेल है, ठीक है, सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में आप बैठ करके 2-2 घंटे का 7-8 लेक्चर लगा रहे हो, इतना भी टाइम नहीं है। अपना दिमाग यूज करो, ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। अभी आपके पास टाइम है, डिटेल लेक्चर लगाओ, वन शॉट का आपका हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। आप हमसे पढ़ो, आप किसी और से पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। अगर वेटेज की बात करी जाए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले 2-3 साल को मिला लिया जाए तो 2-3 साल से यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन तक आ जा रहे हैं। किसी साल 5 है, किसी साल 6, किसी साल 7 है। अब मानो कि पिछले, अब पेपर का पैटर्न देख लो ना कि 650 नंबर ला रहे हो तब आपको कॉलेज मिल रहा है, तो ऑब्वियस है ना कि पेपर इजी आ रहा है। बट उसके पहले भी यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते थे। मतलब आप गिरते पड़ते कुछ भी मत मानो, तो आपके पास 12 नंबर है, ठीक है ना। कितना भी कम क्वेश्चन आएगा तो 3 क्वेश्चन आएगा ही, तो बेहतर है, बहुत छोटा चैप्टर है, एक बार आपको करना है और 12 नंबर आपके हो जाएंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो ये आता है कि सेल डिवाइड कर किस लिए रही है। तो आपके मन में क्या था, सेल डिवाइड कर किस लिए रही है। तो आप एक बात समझो, हम लोग पहले एक सिंगल जाइगोट थे, ठीक है ना। हम लोग सिंगल जाइगोट थे, आज हम लोग पूरा पूरा इंसान बन गए हैं। आज हमारे अंदर बिलियन ऑफ सेल्स हैं। तो बिलियन ऑफ सेल्स बनी कैसे, एक सिंगल जाइगोट से बिलियन ऑफ सेल्स इसलिए बनी क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल में लगातार डिवीजन होता रहा, वो लगातार डिवाइड करती रही, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कंटिन्यूसली डिवीजन होते होते तब जाकर के बिलियन ऑफ सेल्स आज हमारे बॉडी में है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया कि सेल डिवीजन हो किस लिए रहा है। मान लो आपके हाथ में कहीं चोट लग जा रहा है, ठीक, तो वो घाव कैसे भर रहा है, क्योंकि वहां की सेल्स डिवाइड करती हैं और वहां पे नई सेल्स आती हैं, रिप्लेस करता है, तब जाकर के आपका वो घाव भरता है। कोई सेल है जो डेड मर जा रही है तो वहां पर आपकी नई सेल्स आती हैं डिवीजन के द्वारा, तब जाकर के वो उसका पूरा वहां पर रिप्लेसमेंट कवर होता है। अब आपको समझ में आ गया कि डिवीजन किस लिए हो रहा है। तो अब आप देखिए कि जो सेल साइकिल है, ठीक है ना, ये आपका सेल साइकिल है। सेल साइकिल में क्या क्या होगा, सेल साइकिल में एक तो सेल खुद को प्रिपेयर करेगी, ठीक है, सेल डिवीजन करने के लिए। जैसे आप, हम लोग इस पूरे चैप्टर में एक चीज यूज करेंगे, शादी, ठीक। किसकी शादी, किसी की भी शादी नहीं है। आप समझिए कि एक एग्जाम्पल है कि जब शादी होती है तो शादी की प्रिपरेशन आपने देखा है, शादी की प्रिपरेशन कब से शुरू हो जाती है, महीने से शुरू है, 2 महीने से, भाई कुछ लोग तो साल साल बिता देते हैं शादी की तैयारी करने में। बट ठीक है, शादी की प्रिपरेशन हो रही है इतने टाइम में, बट जो शादी हो रही है, ठीक है, जो एक्चुअल फंक्शन होता है जिसके लिए सारी तैयारी चली, वो सिर्फ एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। एक दिन में शादी हो गई, विदाई हो गई, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक ना। बट जो प्रिपरेशन चली वो बहुत टाइम तक चलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसा चलता है। तो आप समझिए प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, जो एक्चुअल शादी होती है वो बहुत कम टाइम होता है। तो सेम चीज आपका सेल साइकिल में भी होगा, सेल डिवीजन में भी। सेल जो खुद को प्रिपेयर करेगी बहुत टाइम लेगी प्रिपरेशन में, और जो एक्चुअल सेल डिवीजन होगा वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। इतना समझ में आ गया। तो अब आप देखिए जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में क्या क्या होगा, एक तो सेल खुद को प्रिपेयर करेगी और दूसरा एक्चुअल सेल डिवीजन आपका होगा सेल साइकिल में, ठीक है ना। अब आप देखिए सेल साइकिल में हम लोग 2 टर्म पढ़ेंगे, सेल साइकिल के 2 टर्म पढ़ेंगे। सेल साइकिल के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला एक इंटरफेज होगा, दूसरा होगा आपका एक्चुअल सेल डिवीजन। ये जो सेल प्रिपरेशन कर रही है इसी को टर्म दे दिया जाता है इंटरफेज। मतलब इंटरफेज में ही सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन कराने के लिए। इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, रेस्टिंग फेज है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। सेल सिर्फ खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन कराने के लिए, और इसको आगे फर्दर 3 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका G1, दूसरा है S, तीसरा है G2। समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए जो आपका M फेज है, मतलब जहां पे आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है। एक बात और, ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे नाम ले लेकर बता दे रहे, इसको आगे हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे, जैसे डरिएगा मत, आगे हम लोग सारी चीजें डिटेल में करेंगे। सिर्फ एक बार आप ये देख लीजिए कि चैप्टर में अंदर क्या क्या है। फिर अगर जो एम फेज है, एम फेज ही आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है। मतलब वो जो शादी की बात हम लोगों ने किया था ना, जो थोड़े टाइम के लिए हो रही थी, वो आपका एम फेज है। एम फेज देखिए, एम फेज में एक तो होगा कैरियोकाइनेसिस, एक होगा साइटोकाइनेसिस। अब ये क्या क्या है, तो देखिए एम फेज
दो पार्ट्स में कंप्लीट होगी। पहले तो करेगा वो आपका न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस करेगा, फिर उसके किनारे किनारे वापस से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करा के एक सेल से दो सेल बना देगा, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी एम फेज में। एम फेज में क्या, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर होगा आपका साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, उसके बाद जाके आपका साइटोकाइनेसिस करके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है। अब बात करें कि कैरियोकाइनेसिस को चार आगे फर्दर फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, जो कि हम लोग 8th 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब से सेल डिवीजन सुना है तब से आपने ये चारों फेजेस के नाम सुने हैं कि पहला प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड फिर टेलोफेज। ये सारी चीजें आपकी एकदम रटी होनी चाहिए कि पहले प्रोफेज में क्या हुआ, फिर मेटाफेज में क्या हुआ, फिर एनाफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में क्या हुआ। आप मानिए आप एक बार कर लोगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ये ऐसा चैप्टर है, जैसे जेनेटिक्स है, कुछ चीजें हैं तो आपको कंटिन्यूसली रिवीजन की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, बट सेल डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक बार ध्यान देना है। इसके बाद आप देखिए, सेल डिवीजन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक। सेल डिवीजन के लिए दो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी, एक तो सेल को कंटिन्यूसली ग्रोथ होनी जरूरी है ना, सेल कंटिन्यूसली ग्रो करना, ऐसा नहीं है कि सेल मर गई, ठीक। सेल का कंटिन्यूसली ग्रोथ जरूरी है। और दूसरा डीएनए का डबल होना, डीएनए का रेप्लिकेशन जरूरी है। सेल डिवीजन की दो रिक्वायरमेंट्स है, पहला साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। तो जो आपका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ आपकी पूरी सेल साइकिल में होगा। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ पूरी सेल साइकिल में होगा, ये पूरी सेल साइकिल है, ये पूरी सेल साइकिल में आपका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता रहेगा। बट जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज में होगा। वो पर्टिकुलर फेज का नाम है एस फेज, ये हम लोग अभी आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ पूरी सेल साइकिल, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का कॉलम अभी नहीं लगाया है, बट आप समझिए, आप जब भी ये लेक्चर लगाइए आप एनसीईआरटी साथ में लेकर के बैठिए। और एक और बात, ये नोट्स या तो आप खुद से बनाइए, अदरवाइज यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें लिखूंगी ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतर है आप एटलीस्ट एनसीईआरटी लेकर के बैठो। हम लोग यहाँ पे जितनी भी चीजों की बात कर रहे हैं हर एक चीज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ पूरी सेल साइकिल में होगा, बट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक फेज पे होगा, ठीक है। कौन सी फेज है, वो है आपका एस, ठीक है ना। अब आप समझिए कि सेल डिवीजन में होता क्या क्या। देखिए सेल डिवीजन में क्या होगा, सेल डिवीजन में मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल में होगी ग्रोथ, इस सेल में होगी ग्रोथ, थोड़ा बड़ा हो गया, इस सेल में होगी ग्रोथ, ग्रोथ करके ये सेल थोड़ी बड़ी साइज में हो जाएगी और इसमें सेल डिवीजन करा के दो सेल्स बन जाएंगी। अब आप मानिए यहाँ पे हो गया सेल डिवीजन, ठीक। तो ये जो सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनी, तो इन दो सेल्स को बोल दिया जाता है डॉटर सेल और इसको बोला जाता है पेरेंट सेल, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पेरेंट सेल, ये हो गया आपका पेरेंट सेल, ये हो गया आपका डॉटर सेल। समझ में आ गया कौन सा डॉटर सेल है कौन सा पेरेंट सेल है। मतलब जिस सेल में डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, वो आपका पेरेंट सेल है, ठीक है। और जो बाद में बन रही है डिवीजन के बाद वो डॉटर सेल्स होती है। मतलब जो आपका सेल डिवीजन है, एक पेरेंट सेल में सेल डिवीजन होकर के दो डॉटर सेल्स बन जाती है। जब एक सेल में डिवीजन होकर के दो डॉटर सेल्स बन जाती है तो इसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। हम लोग यही चीज हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल है, सेल की साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के बाद उसमें डिवीजन होकर के वो दो डॉटर सेल्स में बन जाएगी, और यही हम लोगों ने डिवीजन में आज तक सीखा है, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए कि अगर बात करी जाए टाइम ड्यूरेशन की, कि क्या जो सेल साइकिल है, ठीक, जो सेल साइकिल है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक जैसा है, नहीं। सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म उसका टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है। मतलब अगर किसी एक सेल में उसका टाइम ड्यूरेशन अलग है तो जरूरी नहीं है कि वही टाइम ड्यूरेशन किसी और सेल में भी है। तो हर एक सेल का टाइम ड्यूरेशन सेल साइकिल का अलग अलग होता है। ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल। हो गया। अगर बात करें ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है, तो इसका आंसर आएगा ह्यूमन सेल कितने देर में डिवाइड करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ह्यूमन सेल डिवाइड करता है 24 आवर में, ठीक। 24 आवर में ह्यूमन सेल डिवाइड करेगा और ई सेल डिवाइड करता है 90 मिनट्स में। अब देखो ह्यूमन सेल है वो 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है, ई सेल है वो आपका 90 मिनट के अंदर डिवाइड कर दे रहा है। अब आप एक बात समझिए, जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस दो लगातार बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज एक्चुअल सेल डिवीजन ना, इंटरफेस दो लगातार, जैसे ये आपकी सेल साइकिल है, मान लीजिए ये आपकी सेल साइकिल है, ठीक। तो ये आपका इतना होता है आपका इंटरफेस, ये होता है आपका एम फेज। अभी हम लोग आगे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इतना होता है आपका इंटरफेस। तो इंटरफेस किसके किसके बीच में आया, दो लगातार जो एम फेज होंगी उनके बीच में होगा आपका इंटरफेस। इतना आपको समझ में आ गया कि इंटरफेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। एम फेज क्या है, एम फेज वो है जिसमें आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। हो गया। अब आप देखिए जो आपका सेल साइकिल हम लोगों ने क्या सीखा था कि शादी होगी,
शादी की तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसा, और जो एक्चुअल शादी हो रही है वो सिर्फ आपकी 1 दिन की होती है। तो हम लोगों ने क्या समझा, वही सेम चीज आपकी सेल डिवीजन में होगा कि जो सेल प्रिपरेशन करने में टाइम लगाएगा वो करेगा 95% टाइम ले लेता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज सब 95% टाइम सेल साइकिल का ले लेता है, सिर्फ किस चीज में, सेल को प्रिपेयर करने में, सेल डिवीजन कराने के लिए। बट जो आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है वो सिर्फ आपका 5% टाइम लेता है सेल साइकिल का। अगर ह्यूमन सेल की बात करी जाए तो ह्यूमन सेल में जो आपका इंटरफेज चलता है, इंटरफेज चलता है आपका 23 घंटा, और जो आपका एम फेज होगा वो चलता है सिर्फ आपका 1 घंटा। आप समझिए जो आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है वो कितने कम टाइम के लिए हो रहा है, मतलब जो आपकी सेल डिवाइड कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर डिवाइड कर दे रही है। बट जो प्रिपरेशन हो रहा है, जो सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है वो कर रही है 95% टाइम ले रही है, और ह्यूमन सेल की बात करी जाए तो वो 23 घंटे का टाइम ले रही है। इतना समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरफेज सेल साइकिल का 95% टाइम लेती है, और जो एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज है वो सिर्फ और सिर्फ 5% टाइम लेता है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर इंटरफेज की बात करी जाए, अब यहाँ से हम लोग एक एक करके हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरफेज में क्या होता है, जीवन में क्या है, एस में क्या है, G2 में क्या है, एम फेज में क्या है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, हर एक चीज यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इंटरफेज से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटरफेज क्या होता है, एक तो इंटरफेज आपका सेल साइकिल का 95% टाइम लेता है, दूसरा रेस्टिंग फेज है, मतलब डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेटरी फेज होता है, डिवीजन नहीं होता, सिर्फ सेल खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन करने के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इस डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ सेल खुद को प्रिपेयर करेगी सेल डिवीजन करने के लिए। इंटरफेज को 3 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है, पहला G1, दूसरा S, तीसरा G2। अब आप एक एक करके हम लोग पूरा समझते हैं। ये जो साइकिल बनी है ये आपका एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तब आप समझिए, ये इतना, ये है आपका, ये इतना है आपका इंटरफेज, G1, S एंड G2 इंटरफेज, और ये है आपका एम फेज। एम फेज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये आपका एम फेज है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो आपका जीवन फेज है, ठीक, जो आपका जीवन फेज है, जीवन फेज में, एक मिनट रुकना, जीवन फेज में, जीवन फेज में आपका एक तो इसमें होगा आपका सेल ग्रो करेगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी, कहां पे होगी, जीवन फेज में। जीवन फेज में सेल की ग्रोथ होगी। पहले एक बात समझो, जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस पूरी सेल साइकिल में होगा। ठीक, तो जीवन में एक तो आपका सेल ग्रोथ होगा, दूसरा आपके जो ऑर्गेनेल्स है, मोस्ट ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाते हैं यहीं पे, ज्यादातर ऑर्गेनेल डुप्लीकेट कहां पे हो जाएंगे, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं आपके जीवन फेज में। इसके अलावा इसमें और क्या क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एक बात समझिए कि जो आपका प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन हम लोग अभी अलग अलग प्रोटीन पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन पढ़ेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन पढ़ेंगे। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपका एक पर्टिकुलर फेज में बनेगा जिसका नाम है एस फेज। ये हम लोग हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर सुनिएगा। एस फेज में आपका हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, G2 फेज में आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों प्रोटीन की बात करी जाए, क्या हिस्टोन और ट्यूबुलिन बन रही है आपकी जीवन फेज में, तो जवाब आएगा नहीं। बट अगर किसी भी प्रोटीन का नाम मेंशन नहीं है तो आप जीवन को टिक कर सकते हैं कि आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है आपकी जीवन फेज में। इतना समझ में आ गया। बट यहाँ पे हिस्टोन और ट्यूबुलिन नाम की किसी भी प्रोटीन का कोई मेंशन नहीं है, तो ये दोनों प्रोटीन आपकी जीवन फेज में नहीं बनेगी। सिर्फ आपको क्या लिखना है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जीवन फेज में, एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन। इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या क्या देख ले, एक तो सेल ग्रो कर गई, मोस्ट ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो गए, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका जीवन फेज। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ये आपका एम फेज है, ये आपका एस फेज है, ठीक है ना, ये आपका एम फेज, आपका एस फेज। तो जीवन फेज कहाँ आ गया, जीवन फेज आया आपका बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। एस फेज को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन फेज, क्योंकि वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आपका जीवन फेज किसके किसके बीच में आया, एक तो आया बिटवीन एम फेज एंड एस फेज ना, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जो आपका जीवन है ये एम फेज और उस फेज के बीच में आ जाता है जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये चीज हो गया। इसके बाद देखिए, सेल्स आपके मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी है, यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिए, वहां पे तो लिखा है बट आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, ठीक है ना। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है,
सेल ग्रोथ कंटिन्यू होगा, लार्जेस्ट फेज होता है, ज्यादातर ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो रहे हैं, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन। आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीजें पढ़ी जीवन फेज में। हम लोगों ने पढ़ा कि सेल यहाँ के मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी, सेल का ग्रोथ होता है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स आपके यहीं पे डुप्लीकेट हो जा रहे हैं, आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन। इतना हो गया। इसके बाद बात आती है एस फेज की। एस फेज में क्या क्या होता है। एस फेज में देखिए, एक तो एस फेज में आपका जो हम लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो आपका एस फेज में होता है। एस फेज में होता है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए कंटेंट डबल होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आप एक बात समझिए, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे मैंने एक चीज बताई है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक क्रोमैटिड है। एक क्रोमैटिड है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। ठीक, वापस से यहाँ पे आपके क्रोमैटिड डबल हो गए। इसमें आपका डीएनए एक है, ये डीएनए कंटेंट है। यहाँ से आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है, इसमें आपका डीएनए है। ठीक, ये आपका एक क्रोमैटिड है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है इस फेज में, ये डुप्लीकेट कर जाता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी 46 ही है। देखो, जब तक सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, सेंट्रोमियर क्या करता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, आपको एक ही सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपके 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ क्रोमैटिड्स बढ़ रहे हैं, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पर एक तो डीएनए आपका डुप्लीकेट होता है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आपका सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, जो कि हम लोग एनिमल सेल्स में पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनेल है। तो क्या क्या होता है इस पेज में, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन हो गया। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट करे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करे, ये तीनों चीजें अपनी कहाँ होगी, एस फेज के अंदर होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करेंगे G2 फेज की, कि G2 फेज में क्या क्या होता है। देखो, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स अपने कहाँ डबल हो गए हैं, कहाँ डबल हो गए, जीवन फेज में। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आपके G2 फेज में डबल होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, वो आपके जीवन फेज में नहीं होते हैं। उसमें से आपका नाम आता है, एक आएगा आपका ER, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी, डुप्लीकेट होते हैं। सेल ग्रो करती है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, वो हर जगह होगी। और साथ साथ आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन में ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन में यहाँ पे आएगी ट्यूबलिन प्रोटीन, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये समझाने के लिए बनाया था, ये पीछे मैंने बना रखा है। प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन है, प्रोटीन में आएगी आपकी ट्यूबलिन प्रोटीन। देखो, यहाँ पे आपकी हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी ना, और यहाँ पे आपकी ट्यूबलिन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है एस फेज में, ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है आपकी G2 फेज में। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आएगा आपका एम फेज, इसके बाद आएगा आपका एम फेज, वो हम लोग आगे पूरी चीजें पढ़ेंगे। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर आपका साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ तक का पोर्शन आपका कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, इतना आपका कैरियोकाइनेसिस है पूरा। उसके बाद ये इतना आपका साइटोकाइनेसिस है, मतलब इतनी दूर आपका न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और इतने में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। समझ में आ गया इतनी सी बात। तो अब देखिए, एक एक करके पूरा पढ़ लेते हैं। तो जो आपका जीवन फेज है, जीवन को आपके बोला गया है, एक तो ग्रोथ फेज बोला गया है, प्री सिंथेसिस फेज बोला गया है, और पोस्ट माइटोटिक फेज। क्योंकि देखो ना, एम फेज के बाद आ रहा है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहा जाता है। और प्री सिंथेसिस मतलब वहां पे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है ना, इसलिए इसको बोला, एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है, इसलिए इसको प्री सिंथेसिस फेज, क्योंकि एस फेज के पहले आ रहा है, और पोस्ट माइटोटिक फेज क्योंकि एम फेज के बाद में आ रहा है। इतना समझ में आएगा। नाम मत भूलिएगा। ये ग्रोथ 1 फेज है, इसके बाद देखिए ये ग्रोथ 2 फेज है, और पोस्ट सिंथेटिक फेज आ रहा है क्योंकि एस फेज के बाद आ रहा है। अब एस फेज सिंथेटिक फेज नॉर्मल है ना, अगर एस फेज प्री पोस्ट बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली ये सिंथेटिक फेज होगा। इसमें क्या क्या हो रहा है जीवन फेज में, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस है, लार्जेस्ट फेज है, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स यही भी डुप्लीकेट हो जा रहे हैं, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए एस फेज क्या है, एस फेज में क्या, डीएनए कंटेंट एक तो इसमें आपका डबल हो रहा है, ठीक, उसके साथ साथ क्रोमोसोम नंबर सेम है, सिर्फ डीएनए डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, मैंने यहाँ बताया था। ये देखो, क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम इसमें भी है, 46 क्रोमोसोम इसमें भी है, सिर्फ आपको यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल दिख रहा है, इसमें डीएनए कंटेंट सिर्फ आपको डबल दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेम है। ये सवाल आता है, हालांकि अब नहीं कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत टीचर्स इस पे ध्यान देने लगे, आप लोग भी बहुत ध्यान देते हो इस बात पे कि सिर्फ डीएनए डबल होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक, इसके बाद देखिए हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा। हिस्टोन प्रोटीन, नाम ध्यान रखिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है कहाँ, एस फेज में। फिर आएगा आपका G2 फेज। G2 फेज में क्या क्या हुआ, G2 फेज में ज्यादातर ऑर्गेनेल्स आपके डबल हो गए थे G1 फेज में। कुछ ऑर्गेनेल्स थे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी डुप्लीकेट होते हैं आपके G2 फेज में। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए जो ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी आपकी G2 फेज में। कौन सी, ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है आपकी G2 फेज में। और देखिए आरएनए की सिंथेसिस भी आपकी हो जाएगी यहीं पे, कहां पे, G2 फेज में। ट्यूबलिन प्रोटीन मत भूलिएगा और हिस्टोन प्रोटीन मत भूलिएगा। हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है एस फेज में, ट्यूबलिन प्रोटीन बन रहा है आपका G2 फेज में, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों ने इतना पूरा समझ लिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। यहाँ पे ER नहीं होगा, गोल्जी बॉडी होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। एक मिनट, ऐसे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इतना हो गया ना, ये हम लोगों ने इतना अच्छे से पूरा सारी चीजें कवर कर ली। अब देखो कुछ चेक पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। एक लगा होता है आपका यहाँ पे G1 और S के बीच में, कहते हैं G1 S चेक पॉइंट, और एक होता है G2 एंड M के बीच में, ठीक है ना। ये आपके में है, पिछले साल क्वेश्चन भी आ चुका है, इससे एक दो बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखिएगा। G1 और S के बीच में होता है, एक होता है आपके G2 एंड M के बीच में, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए कि जो आपका ये चेक पॉइंट है, एक मिनट, हाँ, तो ये आपका G1 है, एस G2M के बीच में होता है। चेक पॉइंट्स में मेनली आपके प्रोटीन लगे होते हैं, काइनेसिस प्रोटीन होते हैं, वो आपके चेक पॉइंट्स पे लगे होते हैं। अब चेक पॉइंट्स है क्या, अब आप समझिए कि जैसे ये सेल है, इस सेल को इसके यहाँ से बीच में जाना है, ठीक। तो यहाँ पे चेक पॉइंट लगा कि हर चीज यहाँ पे सही है, जो चीज डीएनए रेप्लिकेशन में जा रही है क्या वो सारी चीजें यहाँ पे सही है, डीएनए डैमेज तो नहीं है, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में जा रहा है क्या वो डीएनए डैमेज तो नहीं है, जो सेल ग्रो कर रही है क्या सेल प्रॉपर ग्रो की है जीवन में, क्या प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ये सारी चीजें इस चेक पॉइंट पे चेक करी जाती है। जैसे हम लोग स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं, वहां पे नाका होता है, पुलिस की चेकिंग होती है, सारी चीजें होती है ना, तो वही ऐसी ही चीजें यहाँ सेल साइकिल में भी लगी होती है। एक चेक पॉइंट होता है आपका यहाँ पे G1 एंड S के बीच में, एक होगा G2 एंड M के बीच में। सारी चीजें चेक होती हैं जो आगे फर्दर फेज में जाएंगी सेल डिवीजन के लिए, कि वो सारी चीजें पुराने फेजेस में सही से थी, तब जाकर के उसका आगे डिवीजन कराया जाए। तो इस तरीके से जो G1S चेक पॉइंट है, इसमें क्या क्या होता है, ये आपका मेजर चेक पॉइंट है, और जो G2M चेक पॉइंट है ये आपका माइनर चेक पॉइंट है। तो जो आपका G1S चेक पॉइंट है वो चेक करेगा कि कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है, जो डीएनए हम लोग आगे रेप्लिकेशन के लिए भेज रहे हैं कहीं वो डीएनए आपका डैमेज तो नहीं है, और ये चेक करेगा क्या सेल प्रॉपर प्रोटीन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। इनको बेसिकली पूरा सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा डीएनए डैमेज है, अगर वो डैमेज है तो उसको फर्दर एप्लीकेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका G2M होता है, ये चेक करता है सेल साइज को, जो कि अंदर एम फेज में जाने वाला सेल डिवीजन करने के लिए, और डीएनए रेप्लिकेशन को कि प्रॉपर रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं डीएनए डैमेज डीएनए आ गया था। तो ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं, दोनों चेक पॉइंट्स पे चेक करी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद एक आता है आपका G0 फेज, इसी को क्विसेंट फेज भी कहा जाता है। अब आप एक बात देखिए, ये जो आपका G1 फेज है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, आप समझिए जैसे हम लोग हैं, ठीक, हमारे अंदर एक सेल था, उसमें डिवीजन होता रहा, आज हमारे अंदर बिलियन ऑफ सेल्स बन गई। तो आज हम लोग इसी साइज पे आकर के ऐसे ही क्यों रुक गए हैं, हम लोग हाथी जैसे क्यों नहीं हो जा रहे, या फिर हम लोग का शरीर एकदम पहाड़ जितना बड़ा क्यों नहीं हो जा रहा है। होता होगा ना कि अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है तो रुक क्यों गई, हम लोगों में अब डिवीजन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग की साइज क्यों नहीं इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हम लोग इतने लंबे हो गए अब क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका अर्थ ये है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें आगे डिवीजन नहीं होता है, कुछ सेल्स होती हैं जिनमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, उनमें सिर्फ तब डिवीजन होता है। कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें डिवीजन ही नहीं होगा, और कुछ सेल्स ऐसी होंगी उनमें सिर्फ जरूरत पड़ने पर डिवीजन होगा, यानी कि आपको चोट लग गई, घाव भरने में, सेल वहां की मर गई है, रिप्लेस करने में, तो ऐसी सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे फेज में एंटर कर जाती हैं, जीवन को एग्जिट कर जाती हैं, ठीक है ना, जीवन को एग्जिट कर जाती हैं, और ये एक दूसरे फेज में चली जाती है, जिसको G0 फेज कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये आपका G0, समझिएगा, ये आपका G0 है, ठीक है। आपके G0 में चली जाती हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ठीक, ये आपका G0 फेज है। तो इसी को क्या बोल, अब आप एक बात समझिए, जो आपका G0 है वो आपका इनएक्टिव स्टेज है, बट वहां की जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो G0 की सेल्स हैं वो आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, सिर्फ G0 आपका इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल है, मतलब G0
इनएक्टिव स्टेज तो है सेल साइकिल का, क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, बट जो वहां की सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। और जी नॉट किसको बोला जा रहा है? जी नॉट में जीवन को एग्जिट करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जीवन से एग्जिट हो रहा है ना, जीवन से एग्जिट हो रहा है, इनएक्टिव स्टेज होती है। एग्जाम्पल पूछे तो हार्ट सेल, और दूसरा कुछ वो सेल्स डिवाइड करेंगी ओकेजनली, जैसे जब जरूरत पड़ेगी तब वो जाकर के डिवीजन करेंगी। कुछ सेल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं करती हैं, कुछ सेल्स हैं जो जरूरत पड़ने पे वो डिवाइड करेंगी। तो ये सारी सेल्स कहाँ चली जाती हैं? आपकी जी नॉट में चली जाती हैं। इतना समझ में आ गया? अब आप देखिए, अब आगे आकर के हम लोगों ने पूरा इंटरफेस कर लिया, जीवन समझ लिया, एच समझ लिया एंड जी2 समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग समझेंगे कि एम फेज में क्या क्या होता है। एम फेज आपका एक्चुअल सेल डिवीजन था। एक्चुअल सेल डिवीजन आपका टोटल सेल साइकिल का 5% टाइम लेता है। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो आपका एम फेज है ये 5% टाइम लेता है टोटल सेल साइकिल का। एक्चुअल सेल डिवीजन होता है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है भाई, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जो आपका प्रोफेज है, प्रोफेज में आपका सारी चीजें डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी एंड वापस से टेलोफेज में सारी चीजें अपीयर हो जाती हैं। मतलब बहुत ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड है, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कहा जाता है कि कभी ये कभी वो, है ना, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कहा जाता है। एक्चुअल सेल डिवीजन होता है 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल। स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से, खत्म होता है आपका साइटोकाइनेसिस से। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट हो रहा है आपका कैरियोकाइनेसिस से, खत्म हो रहा है आपका साइटोकाइनेसिस से। ये आपका एम फेज है, इतना पूरा आता है आपका कैरियोकाइनेसिस में। ये है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 5 सब फेजेस होते हैं, सॉरी 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कि जो आपका कैरियोकाइनेसिस है इसमें करेगा आपका न्यूक्लियर डिवाइड करता है आपका, और इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। हो गया ना? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक, अब आप देखिए कैरियोकाइनेसिस में वही आगे 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज होती है और जो एनाफेज होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोफेज लॉन्गेस्ट है, एनाफेज शॉर्टेस्ट है। ठीक है ना? अब माइटोसिस की अगर बात करी जाए, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन इसे क्यों कहा जा रहा है? आप ये बात समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेल है, इसमें ग्रोथ हुई, साइज बढ़ा लिया। जब इसमें माइटोसिस होगा, जब इसमें मान लो यहाँ पे इसमें माइटोसिस हुआ, मान लो यहाँ पे सेल में 46 क्रोमोसोम थे। अब जब डॉटर सेल बनी, जब ये इसमें भी डिवीजन करा लिया, तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मतलब अगर ये सेल 2n थी तो आफ्टर डिवीजन भी सेल आपकी 2n रही। मतलब कि जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में था उतना ही क्रोमोसोम अगर डॉटर सेल्स में भी देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके की सेल डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इसी का अगला नाम माइटोसिस है। अब आप एक बात समझिए, अगर 2n है, 2n से डिवीजन होगा तो 2n डॉटर सेल्स बनेगी, 2 डॉटर सेल। अगर n है, कोई सेल है जिसकी प्लॉइडी n है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल, उसमें डिवीजन हो रहा है, तो फर्दर 2 डॉटर सेल बनेगी जिसका प्लॉइडी n एंड n होगा। अब 3n है, तो ऐसा ही फर्दर डिवीजन, मतलब आपका जो माइटोसिस है, माइटोसिस आपका हैप्लॉइड में भी होगा और डिप्लॉइड में भी होगा। ठीक है, एक तो आपका ये इक्वेशनल डिवीजन होता है और दूसरा हैप्लॉइड में भी होगा, डिप्लॉइड में भी होगा। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर 2n है तो डॉटर सेल में भी 2n रहेगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब एक बात आप समझिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक, और बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती। क्या लिखा? एक क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन बिकॉज सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देखो, जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग सेल देखते हैं, जब सेल में डिवीजन हो रहा है हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, तो क्या हमें क्लियरली पता चलता है कि प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज आ गया, एनाफेज आ गया, टेलोफेज आ गया, एनाफेज खत्म हो गया? नहीं, ऐसा क्लियर कट नहीं आपको कहीं पे भी देखने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है भाई, उसमें कंटिन्यूअसली सेल ग्रो कर रही है, कंटिन्यूअसली हर एक चीज हो रही है। जैसा प्रोफेज खत्म होता है, खत्म होते से ही तुरंत आपका मेटाफेज स्टार्ट हो जा रहा है। कहीं पे प्रॉपर एंड नहीं है कि हाँ ये फेज आपका यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो आपको एक माइक्रोस्कोप जब देखा जाता है, जब साइंटिस्ट देखते हैं तो कैसे समझते हैं कि मान लो उनको क्रोमोसोम का कंडेंसेशन दिख रहा है, तो वो मान लेते हैं कि आप उनका प्रोफेज चल रहा है। उनको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है कंप्लीटली, तो वो समझ लेते हैं कि मेटाफेज आ गया। उनको ये दिखता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गए हैं, तो वो समझते हैं कि अब उनका चल रहा है एनाफेज और 2 डॉटर सेल्स बन गई हैं। तो सॉरी, जब वो देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारी चीजें वापस से रीअपियर हो गई हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अब उनका टेलोफेज आ गया है। ठीक है ना? इतने से आपको समझ में आ गई। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि ए क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ
सेल डिवीजन, मतलब आप क्लियरली नहीं बता सकते कि यहाँ पे प्रोफेज खत्म हुआ है, यहाँ पे मेटाफेज स्टार्ट हुआ है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि सेल डिवीजन आपका प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। अब आप समझिए प्रोफेज क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों के बारे में पूरे एकदम अच्छे से पढ़ने वाले। देखो प्रोफेज में क्या होता है ना, प्रोफेज को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका, ये है आपका अर्ली, ये है आपका लेट प्रोफेज। समझ में आ गया, ये आपका अर्ली है, लेट प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या होता है? प्रोफेज में तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, सॉरी क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, जो आपको पहले भी देख क्रोमैटिन थ्रेड्स है। क्रोमैटिन थ्रेड का क्या होता है, पहले तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, तब जाके वो क्रोमोसोम बनते हैं। मतलब जो पहले क्रोमैटिन थे उनका नेटवर्क था, पूरे झाल जैसे उलझे हुए थे, उनका कंडेंसेशन हुआ, उनको छोटा किया गया, तब जाकर के वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए। अब देखो, अब जब सेल थी तो सेल में तो आपका पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी लगा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी लगा होता है। तो जब आपका लेट प्रोफेज होगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो गए, आप ये समझो कि पहले आप सिर्फ अर्ली प्रोफेज पढ़ो। अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है? अर्ली प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन एक तो स्टार्ट हो गया, ये आपका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, मतलब क्रोमैटिन से क्रोमैटिन का कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना आपका स्टार्ट हो गया अर्ली प्रोफेज में। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको हर चीज देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, गोल्जी बॉडी भी है, ईआर भी है, हर चीज है। अब इसमें और क्या होता है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, हम लोगों ने सेंट्रियोल पढ़ा था, ठीक। सेंट्रोसोम था, सेंट्रियोल क्या था, एक तो ऐसा स्ट्रक्चर था, इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स थे। ये जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, इसी को सेंट्रियोल कहा गया था। मतलब एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स थे। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ हो गया था, सेंट्रियोल एस फेज में डुप्लीकेट हो गया था। अगर वहां पे डुप्लीकेट हो गया था तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो आपका सेंट्रियोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक आपका ये है, एक आपका ये, मतलब एक सेंट्रोसोम था वो डुप्लीकेट हो गया, दो सेंट्रोसोम बन गए, मतलब 2 से 4 सेंट्रियोल बन गए, क्योंकि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स थे। अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपका सेंट्रियोल है, इससे एस्टर रेज निकलने लगती हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, कुछ रेज लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगता है, जिसको एस्टर रेज कहा जाता है, और ये ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। इतना समझ में, ये आपका ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। अब कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ये जो ट्यूबलिन प्रोटीन की रेज है, ये कंटिन्यू कर जाती हैं और आपस में जाके जुड़ जाती हैं, और जब ये कंटिन्यू होंगी ना, ये एक फाइबर बनाती हैं, इसी फाइबर को स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। इतना समझ में आ गया कि सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल से ट्यूबलिन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर निकला, रे लाइक स्ट्रक्चर निकला, उसको एस्टर रेज कहा जाता है। और एस्टर रेज, कुछ एस्टर रेज आपस में कंटिन्यू करती हैं और एक दूसरे से जाकर के जुड़ जाती हैं और एक फाइबर बनाती हैं, उन्हीं फाइबर को स्पिंडल फाइबर कहा गया। अब आप समझिए, स्पिंडल फाइबर हो गया, और ये आपका एस्टर रेज था, एस्टर रेज, ठीक, और ये आपका सेंट्रियोल था। तो यही एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल मिलकर के आपका माइटोटिक अपरेटस बनाती हैं, ठीक। इसी को कहा जाता है माइटोटिक स्पिंडल असेंबली हो गई है ना, इसी को आपका माइटोटिक स्पिंडल असेंबली कहा जाता है कि माइटोटिक स्पिंडल असेंबली हो गई है आपकी कहाँ पे, प्रोफेज में। इतना समझ में आ गया। अब जब आएगा आपका लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में क्या क्या होता है आप समझ लीजिए कि एक तो आपका क्रोमोसोम कंडेंसेशन यहाँ पे हो रहा है ना, क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, पहले आपको क्रोमैटिन दिख रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भले प्रोफेज में हो रहा है, बट वो कंप्लीट कंडेंसेशन कहां पे होता है, मेटाफेज में। यहीं पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपीयर हो गई है प्रोफेज में, तो जवाब आएगा नहीं। जैसे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, साथ साथ आपका मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में मेंशन है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपीयर कहां हो रही है, मेटाफेज में, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कहां पे कंप्लीट हो रहा है, मेटाफेज में। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि कई बच्चे को क्या लगता है कि कंप्लीट हो गया, मतलब कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है क्रोमोसोम का, कहां पे, प्रोफेज में, बट ऐसा नहीं होता है, कंप्लीट होता है आपका मेटाफेज में। कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकेज दिख रहा है ना, तो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गई है ना, आपको ईआर दिख रहा है ना, आपको गोल्जी बॉडी दिख रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल्स आपके पोल्स पे चले गए हैं, सेंट्रियोल्स आपके पोल्स पे चले गए हैं, दिख गया ना, आपके सेंट्रियोल्स आपके पोल्स पे चले गए हैं। तो यही प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में क्या होता है, इस बात समराइज करिए। प्रोफेज में क्या होता है, एक तो आपका अर्ली प्रोफेज आएगा, लेट प्रोफेज आएगा, ठीक है। प्रोफेज में क्या क्या होता है, एक तो क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाएगा, इतना समझ में आ गया, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। साथ ही साथ सेंट्रियोल से रेज लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, जिनको एस्टर रेज कहा जाता है, और कुछ एस्टर रेज आपस में कंटिन्यू करके स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करती है। और ये जो एस्टर रेज थी, ये ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब जो एस्टर रेज स्पिंडल फाइबर
कनेक्ट हुए हैं सेंट्रियोल से, इसको माइटोटिक स्पिंडल असेंबली कहा जाता है और इसी को माइटोटिक अपरेटस भी कहा जाता है। अब जो लेट प्रोफेज है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल आपके पोल्स पे चले जाते हैं। सेंट्रियोल कहाँ चले गए, सेंट्रियोल आपके पोल्स पे चले गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गाल्जी बॉडी, हर एक चीज डिसअपियर हो जाती है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपियर कहाँ पे हो रही है, आपकी मेटाफेज में डिसअपियर हो गई। इतना समझ में आ गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इनिशिएशन ऑफ अर्ली प्रोफेज में क्या क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अर्ली प्रोफेज में होगा। इसके साथ साथ क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग कंडेंसेशन। अब आप देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का मैंने बनाया हुआ है, इसलिए आपको बहुत सुंदर लग रहा होगा। देखिए, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका गोल्जी बॉडी, आपका ईआर, ये आपका सेंट्रियोल, और इससे जो निकला ये आपका एस्ट्रल रेज है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए लेट में क्या होता है, लेट में सेंट्रियोल आपके पोल्स पे चले गए, आपको सेंट्रियोल पोल्स पे दिख रहा है। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है, माइटोटिक स्पिंडल असेंबली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें आपकी डिसअपियर कहां पे हो जाती है, प्रोफेज में। आप समझिए आप मेटाफेज, मेटाफेज में क्या क्या होता है। मेटाफेज में एक तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी पूरी गायब हो गई। इसके अलावा क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका मेटाफेज में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए, ये आपका सेल है, ठीक। तो सेल में क्या क्या होता है, एक्चुअली जो आपका मेटाफेज है, मेटाफेज एक तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता है, मतलब जब प्रोफेज से मेटाफेज में जाते हैं तब, और दूसरा आपका एक्चुअल मेटाफेज होता है। मतलब देखो मैंने क्या बोला, कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है कि कहाँ पे प्रोफेज खत्म हो रही है, कहाँ पे मेटाफेज स्टार्ट हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते होते आपकी मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो जो ट्रांजिशन है इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपियर हो जाती है, तो देखो यहाँ पे एक तो आपका सेंट्रियोल था, ये आपका सेंट्रियोल था, शेप पे मत जाइएगा, कि बस आप समझिए ये आपका सेंट्रियोल है, ठीक। तो क्या होता है, सेंट्रियोल है, यहाँ से आपका एस्ट्रल रेज निकली हुई है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम था, जो आपका क्रोमोसोम था वो आपका साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। क्रोमोसोम आपके साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, ठीक। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई, क्रोमोसोम आपके साइटोप्लाज्म में बिखर गए। अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये जो मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। अब इसी सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क से स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, जो आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होगा ना, वो अटैच होता है काइनेटोकोर से। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से, वो आपका सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता है। मत कंफ्यूज होइएगा कि सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, सेंट्रोमियर से नहीं होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है, ठीक। तो क्या देखा मेटाफेज ट्रांजिशन में कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, जो आपके क्रोमोसोम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गया, ठीक। अब क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर थे वो इसी काइनेटोकोर से अटैच होने लगे ना, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होने लगे। ये होगा ट्रांजिशन में। जो आपका एक्चुअल मेटाफेज है, एक्चुअल मेटाफेज में ये होता है कि जो आपका क्रोमोसोम था, सारे क्रोमोसोम आपके सेंटर पर आ जाते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं। सारे क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पर आ जाते हैं, और एज इट इज स्पिंडल फाइबर तो काइनेटोकोर से अटैच थे ही, और साथ साथ इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, लेंथ वाइज सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेटाफेज में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने से क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि, और साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर थे वो सेंट्रियोल से निकल करके काइनेटोकोर से अटैच होने लगते हैं। और मेटाफेज में एक्चुअल मेटाफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे वो सारे सेंटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं, और उसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजिक प्लेट कहा जाता है ना। इतना समझ में आएगा। यही चीज में लिखी हुई, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में होगा। दूसरा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। अब देखो मार्फोलॉजी अगर क्रोमोसोम की पढ़नी है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम एकदम क्लियरली विजिबल है, तो अगर आपको मार्फोलॉजी पढ़नी है, मार्फोलॉजी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, मार्फोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, एक मिनट, कहाँ मिलेगी मार्फोलॉजी देखने को मिलेगी, मेटाफेज में, सॉरी। अगर आपको मॉर्फोलॉजी चेक करनी है क्रोमोसोम की, तो वो आपको कहाँ में देखने को मिलेगी, मेटाफेज में। अब आप देखिए, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं ना, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड, एक ये एक ये, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड हो गए, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड। अब ये जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, आपस में जुड़े हुए सेंट्रोमियर से, बट जो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है क्रोमोसोम के, और काइनेटोकोर डिस्क से स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क से स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। वो
सेंट्रोमियर के ऊपर लगा होता है। सेंट्रोमियर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखता है और काइनेटोकोर उसके ऊपर डिस्क स्ट्रक्चर लगा होता है जहां से स्पिंडल फाइबर आपका अटैच हो रहा है। और इसमें और क्या कहता है, क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट। ये आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए और साथ साथ क्या होता है, ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, इसी इक्वेटर को मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। ये आपको दो क्रोमैटिड्स हैं, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। और ये जो क्रोमोसोम है, ये 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहा है, 46 क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। ये सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं। इसमें लेंथ वाइज सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बारी आएगी आपकी एनाफेज की, ठीक। एनाफेज में क्या क्या होता है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एनाफेज एक तो आपकी शॉर्टेस्ट फेज होती है, ठीक। आपकी लॉन्गेस्ट फेज कौन सी थी, लॉन्गेस्ट फेज थी आपकी प्रोफेज। शॉर्टेस्ट फेज होती है आपकी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो आपके सेंट्रोमियर थे, ये आपका क्रोमोसोम था, तो ये आपका सेंट्रोमियर था, ठीक है ना। यहाँ पे काइनेटोकोर लगे थे। यहाँ पे जब लेंथ वाइज सेपरेशन हुआ क्रोमोसोम का, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया ना, ये देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और इस तरीके से क्रोमैटिड्स बन जाता है। तो ये जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, ठीक है, और जो दो क्रोमैटिड्स बने, ये अलग अलग पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपका सेंट्रियोल है, ठीक है, यहाँ से एस्टर रेज निकली और जो क्रोमैटिड्स बने, जो क्रोमैटिड्स थे, वो अलग अलग पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको अलग अलग कलर से सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये अलग अलग पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। अब आपको क्या देगा, जो आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कहां, सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ है, तो मतलब सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे होता है और जो इसका टेल होता है, ये आपका सेंटर की साइड होता है। मतलब जो आपका लीडिंग एज पे क्या है, लीडिंग एज पे आपका सेंट्रोमियर होता है। तो आपको क्या समझ में आया, एनाफेज में आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है, ठीक। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, दो क्रोमैटिड्स बनते हैं। अब देखो, ये जो आपको दो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं ना, जो आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, ये क्रोमैटिड एक्चुअल में एक क्रोमोसोम की तरह काम करता है। मतलब अगर देखो, एक क्रोमोसोम क्या है, ये भी आपका एक क्रोमोसोम है और ये भी आपका एक क्रोमोसोम है। अगर सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम आपका एक होगा, सेंट्रोमियर अलग अलग तो क्रोमोसोम भी अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो जो जैसे जब हम लोगों ने मेटाफेज पढ़ा था, मेटाफेज में हम लोगों ने क्या देखा था, ये आपका 46 क्रोमोसोम है। मेटाफेज में हम लोगों ने क्या देखा था, ये आपका 46 क्रोमोसोम है क्योंकि सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। बट जब हम लोग एनाफेज देखेंगे, एनाफेज में हम लोगों ने क्या देख लिया, एनाफेज में हम लोगों ने देखा सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए। तो एक क्रोमैटिड मतलब एक क्रोमोसोम, तो यहाँ पे भी अलग अलग क्रोमैटिड्स हो गए। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम। वही तो देखा था ना हम लोगों ने कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे दो है, ठीक, इनका अलग अलग डिवीजन हो गया। तो 46 क्रोमोसोम इसमें जाएगा, 46 क्रोमोसोम इसमें जाएगा, वैसी है 46 इसमें जाएगा, 46 इसमें जाएगा। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 46 क्रोमोसोम इसमें है, 46 क्रोमोसोम इसमें है। तो अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अपने यहाँ पे क्या देगा, क्रोमोसोम यहाँ पे डबल होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको। तो क्वेश्चन आता है कि डीएनए कहाँ डबल हो रहा है, तो डीएनए डबल हो रहा है आपका एस फेज में। क्रोमोसोम डबल होने का अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्रोमोसोम आपका डबल हो रहा है एनाफेज में, ठीक है। क्रोमोसोम डबल हो रहा है और साथ साथ क्रोमोसोम आपके कहाँ पे, पोल से पहुंच जाए। कंफ्यूज मत होइएगा। सुनो, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा ऐसा फेज है जिसमें सेंट्रियोल आपके पोल्स पे चले गए, तो जवाब आएगा आपका प्रोफेज। कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम पोल्स पे चले गए, तो जवाब आएगा आपका एनाफेज। कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम आपके सेंटर इक्वेटर पर आ गए, तो जवाब आएगा आपका मेटाफेज। फिर क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी जगह पे कंप्लीट डिसअपियर हो गई है, ठीक, मतलब तो आएगा आपका मेटाफेज। इसी तरीके से शॉर्टेस्ट फेज आपकी एनाफेज होती है और आएगा एस फेज में। एस फेज को क्या कहा जाता है, तो एस फेज में आपका डीएनए डबल हो रहा है और साथ ही साथ जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका क्रोमोसोम डबल हो रहा है वो हो रहा है आपका एनाफेज में, ठीक। क्रोमोसोम डबल हो रहा है आपका एनाफेज में और डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है आपका एस फेज में। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब आप देखिए टेलोफेज में क्या लिखा हुआ है। टेलोफेज में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एनाफेज देख लिया, एनाफेज में हम लोगों ने पूरी इतनी चीजें पढ़ ली। टेलोफेज में क्या होता है, सिंपल सी चीज होती है कि अब देखो क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, तो इसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड कर जाती है। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सारी चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ रीअपियर हो रहा है। इसमें क्या होता है, आपका क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, वापस से क्रोमैटिड बन जाता है। इतना ध्यान रखिए, डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह काम करने लगता है और वापस से क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे हम लोगों ने इस तरीके से देखा था ना, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से क्रोमैटिड छड़ के तरीके से दिख रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईयर, गोल्जी बॉडी सारी चीजें रीअपियर हो जाती हैं। कहाँ पे रीअपियर हो जाती है, टेलोफेज में। कहाँ पे गायब हुई थी, प्रोफेज में। इसीलिए प्रोफेज को एक और नाम दिया जाता है, टेलोफेज को रिवर्स प्रोफेज। रिवर्स प्रोफेज क्या नाम दिया गया, रिवर्स प्रोफेज, ठीक है ना।
अब इतनी चीज समझ में आ गई कि इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया है, ठीक है, ईआर भी आ गया, गोल्जी बॉडी भी आ गया, हर एक चीज आपकी इसमें आ गई। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, नॉर्मल यहाँ से डिवाइड करेगा, 2 सेल बढ़ जाएगा। तो यही चीज अब आपकी साइटोकाइनेसिस में होगी। साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में अलग अलग तरीके से आएगा। अब आपके मन में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग हो रहा है। तो जवाब ये आएगा, क्योंकि जो आपका प्लांट सेल है वहां पे आपका सेल मेम्ब्रेन तो होता है, साथ साथ सेल वॉल भी होती है, दोनों चीजें पाई जाएंगी। बट एनिमल सेल में आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है, वहां पे सेल वॉल नहीं होता, वहां पे सिर्फ आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ोगे एनिमल सेल में जो आपका वहां पे सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, तो आप समझो जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन आपकी क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। आप इसे यहाँ पे समझिए, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। तो क्या करती है क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब उसको अंदर की तरफ प्रेस करना बहुत इजी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सेंटर में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाई जाती है, बनती है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है, इससे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग धीरे धीरे अंदर की तरफ सेल को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, जिससे धीरे धीरे अंदर एक फोरो बनती चली जाती है, ठीक है ना। धीरे धीरे अंदर एक फोरो बनती चली जाती है, और फोरो बनते बनते ये सेल बाद में अलग हो जाती है। तो आपको क्या समझ में आ गया, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, इतना डिटेल में वहां पे ऐसी डिटेल में चीजें नहीं जाएंगी, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल प्लेट मेथड का यूज होता है, क्योंकि वहां पे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और सेल मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है, उस कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग में अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तो एक फरो बनती चली जाती है। और ये जो फरो है, अब देखो कोई भी चीज अगर पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाएगी तो ऑर्डर आएगा सेंट्रीपिटल ऑर्डर, मत कंफ्यूज होइएगा, सेंट्रीपिटल ऑर्डर है एनिमल सेल में जब सेल फरो मेथड का यूज किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर आएगा प्लांट में जब सेल, उल्टा लिखा है मैंने, एक मिनट रुकिएगा, ये जो आपका है, उप्स, यहाँ पे सेल फरो बनेगा, इसमें सेल प्लेट होगा। यहाँ पे सेल फरो मेथड है और यहाँ पे सेल प्लेट मेथड है। भाई हमसे भी गलती हो जाती है, इतना हो गया। तो जब सेल फरो मेथड का यूज होगा तो ऑर्डर होगा सेंट्रीपिटल, जब सेल प्लेट मेथड होगा प्लांट सेल में तब ऑर्डर होगा सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि वहां पे सेंटर टू पेरीफेरी होता है। आपने क्या समझा कि सेल में फरो बनता है, 2 डॉटर सेल्स बन गई, कौन सा ऑर्डर था, सेंट्रीपिटल। अब आप देखिए, जब बात करेंगे इसकी, किसकी, प्लांट सेल की, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ठीक है ना, सॉरी ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे गोल्जी बॉडी, ईआर एंड स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे एक लाइन में एक दूसरे से लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब ईआर, गोल्जी बॉडी, स्पिंडल फाइबर के जो भी फ्रेगमेंट है यहाँ पे सेंटर पे आकर के अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गोल्जी बॉडी मेन कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी के वेसाइकल्स हैं ये आपस में फ्यूज होकर के कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टेट रिलीज करते हैं, वहां से मिडिल लैमेला बनता है, वहां से सेल प्लेट बन जाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक आपको मन हो तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे गोल्जी बॉडी, ईआर एंड स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट यहाँ पे आकर के अरेंज होते जाते हैं। क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना आता है कि प्लांट सेल में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो आंसर है सेल प्लेट मेथड। दूसरा ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर है आपका सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि सेंटर टू पेरीफेरी बनता है, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें, माइटोसिस कौन कौन सी चीजें कराता है। तो देखिए एक तो ग्रोथ कराएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। हम एक जाइगोट थे, जाइगोट से आज हम पूरे इंसान बन के खड़े बिलियन ऑफ सेल्स में, किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहा। सेल रिपेयर कराना है, मान लो कोई सेल है वहां पे वो डेड हो गई है, तो उसके रिप्लेसमेंट में, एक्चुअली सेल रिपेयर या रिप्लेसमेंट में, वुंड हीलिंग, कहीं पे घाव लग जाता है, घाव भरने में भी आपका माइटोसिस हेल्प करेगा। मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि देखो कई बार क्या हमेशा क्या होता है कि जब सेल में डिवीजन हो रहा है तो सेल खुद की साइज बढ़ाती है, सेल खुद की साइज इतनी बढ़ा लेती है कि न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसका रेशियो कंट्रोल रहे, उसमें भी कौन हेल्प करेगा, आपका माइटोसिस। इतना समझ में आता है। आपका मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, देखो मियोसिस में पहला तो आपको क्या ध्यान रखना है, मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन आपको नाम से समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे होंगे, जितना पेरेंट सेल में है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखो। दूसरा क्या होता है, दूसरा मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, गैमेट फॉर्मेशन में। और थर्ड सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगा, सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगा, मतलब 2n में होगा, 4n में होगा, जितनी भी सेल्स आपको डिप्लॉइड देखने को मिलती हैं वहां पे आपका मियोसिस होगा, ठीक है ना। माइटोसिस आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में हो रहा था, मियोसिस आपको सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है। तो मियोसिस में होता क्या क्या, आप देखिए मियोसिस, मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, सॉरी ये आपका कोई सेल है 2n है,
ठीक, इसमें आपकी मियोसिस होगी। मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। पहले होगा आपका मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होगा मियोसिस सेकेंड। तो पहले आपका हो गया, मान लो ये हो गया आपका मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे आपकी 2 सेल्स बन गई। ठीक, अब होगा आपका मियोसिस सेकेंड, तो 2 से 4 सेल्स बन जाती है, मियोसिस सेकेंड। ठीक, अब अगर बात करी जाए क्रोमोसोम नंबर की, तो जो आपका यहाँ पे अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर है आपका 46, तो मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम नंबर हो जाता है 23, और मियोसिस सेकेंड के बाद भी क्रोमोसोम नंबर रहेगा डॉटर सेल में 23। यहाँ से आपको कोई बात समझ में आ रही है कि मियोसिस फर्स्ट में तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो मियोसिस सेकेंड है वहां पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। जितने क्रोमोसोम नंबर पहले की सेल्स में थे उतने ही क्रोमोसोम नंबर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में है कि जो आपका मियोसिस फर्स्ट है ये आपका रिडक्शनल होता है, जो आपका मियोसिस सेकंड है ये आपका बिल्कुल माइटोसिस की तरह चलेगा, यानी कि जो आपका मियोसिस सेकंड है ये आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, जब बात करी जाए मियोसिस की तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, बट अगर अलग अलग करके पूछे तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शनल होता है, मियोसिस सेकंड आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। और जैसे आपका माइटोसिस होता है ना, मियोसिस सेकंड आपका वैसा ही होगा, ठीक है ना। बट जो आपका मियोसिस फर्स्ट है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में एक तो आपका, अब आप देखो जो मियोसिस है यहाँ पे देख लो, मियोसिस है, मियोसिस और मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड है। ठीक, तो जो आपका मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट आपका काम करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका रिडक्शनल डिवीजन, जो आपका मियोसिस सेकंड है ये आपका इक्वेशनल होगा। ठीक, तो जो आपका मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या होगा, वैसा ही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, उसी तरीके से आपका मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक, अब आप देखो जो आपका मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट से जब मियोसिस सेकंड में जाएंगे तो क्या तुरंत डिवीजन हो जाता है, तुरंत मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है? तो जवाब आएगा नहीं, पहले सेल खुद को प्रिपेयर करेगी मियोसिस सेकंड कराने के लिए। तो क्या जब सेल खुद को प्रिपेयर करेगी तो क्या यहाँ पे भी इंटरफेज चलेगा? तो जवाब आएगा नहीं, इंटरफेज नहीं चलेगा। उस नाम को जो जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करती है उसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस में यहाँ पे आपका सिर्फ आपका G1 एंड G2 होगा, S नहीं होगा। तो आपको यहाँ से सिंपल सी बात समझ में आ रही है, अगर S नहीं होगा मतलब डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, सिर्फ G1 एंड G2 हो रहा है, मतलब सिर्फ सेल की साइज बढ़ेगी, डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड के बीच में इंटरकाइनेसिस होता है, इंटरफेज नहीं होता। अगर अब बात करी जाए मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट में जो आपका प्रोफेज फर्स्ट है बहुत लंबा होता है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट को आगे फर्दर 5 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डेप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नाम ध्यान रखिएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डेप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको खुद ध्यान आ जाएगा। क्यों हर एक चीज में आप लोग ट्रिक ढूंढने लगते हो? कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको देने वाली हूँ, पता है लेकिन नहीं देना है, सिंपल सी चीज है। हर एक चीज ट्रिक के भरोसे नहीं चलती है। तो पहला है आपका डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डेप्लोटीन, सॉरी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डेप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इतना समझ में आ गया? बहुत बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे कि लेप्टोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, पैकाइटीन में क्या होता है, डेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है। अब आप देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम दिख रहा है, क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहा है ना, क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहा है। तो क्या कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन होगा क्रोमोसोम का, मतलब जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है, जो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना है, वो आपका लेप्टोटीन में स्टार्ट हो जाएगा और पूरे प्रोफेज में चलेगा, ठीक है ना। लेप्टोटीन में स्टार्ट, लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में आपका क्या होगा, क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है, मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है, कहां पे, आपका लेप्टोटीन में, ठीक है। साथ साथ क्या होता है, ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सबका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट डिसअपियर कहां पे हो जाएगा, आपका डाइकाइनेसिस में, मतलब जहां से आपका मेटाफेज स्टार्ट होने वाला रहेगा वहां पे जाते जाते सारी चीजें डिसअपियर हो जाती है। समझ में आ गया। अब आप देखिए इसके बाद आता है सेकंड फेज, जाइगोटीन। जितने भी 5 सब फेज है ना, हर साल सवाल आया है, हर एक साल क्वेश्चन आया है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोटीन, पैकिटीन, डेप्लोटीन, डाइकाइनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें बिल्कुल भी आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक। तो आगे अब आता है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेयरिंग होगी किसकी, क्रोमोसोम की, ठीक। पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस को बोला जाता है सिनेप्सिस। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम दिख रहा है यहाँ, और बीच में क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम की पेयरिंग होने लगती है, और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसी को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। और पेयरिंग हो किसी वजह से रही है, कुछ तो होगा,
तो ये जो पेयरिंग हो रही है ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रही है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम्स थे उनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग होने लगती है और बाइवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी गई कि पेयरिंग स्टार्ट होती है जाइगोटीन की और प्रोसेस का नाम है सिनेप्सिस। और पेयर्ड क्रोमोसोम है, पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है, बाइवैलेंट कहा जाता है, टेट्राड कहा जाता है। और सिनेप्सिस किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब बात कर लीजिए, सवाल क्या आता है, बाइवैलेंट और टेट्राड किसमें क्लियरली विजिबल होते थे? जवाब आएगा बाइवैलेंट और टेट्राड बने कहां पे हैं? जाइगोटीन में, लेकिन क्लियरली विजिबल आपके नेक्स्ट सबफेज में, वो है आपका पैकेटीन। बाइवैलेंट और टेट्राड बने भले हैं आपके जाइगोटीन में, बट क्लियरली विजिबल कहां पे है? क्लियरली विजिबल है आपके पैकेटीन में। इतना समझ में आ गया? तो पैकेटीन में और क्या क्या होता है देखो, यहाँ पे एक तो आपका टेट्राड क्लियरली विजिबल है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद है, वो क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक, इसका एक क्रोमैटिड आपको यहाँ पे उलझा हुआ दिख रहा है दोनों के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होने लगता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वही जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसके किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है? आपका रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है और उसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के ऊपर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, एक मिनट, ये आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है और यहीं पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, अब क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है और एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मत भूलिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे मान लो ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक, तो ये और ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यहाँ पे आप समझ लो, जैसे मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक, ये आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आ गया, ये अब आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है आपका? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये इतना इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है। जो ये वाला क्रोमैटिड है, ये दोनों क्रोमैटिड और ये दोनों क्रोमैटिड, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्या? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बट अगर इसकी बात करी जाए तो इन दोनों की, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक, तो इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के आपस में मिलने से, इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के आपस में मिलने से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है और वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल उस वहीं पे आपका क्या होगा? वहीं पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। इतना समझ में आ गया आपको कि कहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपका कहां पे बन रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे नहीं लिखा गया बट आप ध्यान रखिएगा कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का बना नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे ही आपको क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है और एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। ध्यान रखिएगा, सवाल आया इससे एक दो बार, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर कहां हो रहा है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर की जगह पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है मियोसिस में। ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वेरिएशन किसकी वजह से आया? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज आएगी चौथी, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही हट गया, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही तो था जो क्रोमोसोम को पेयर करके रखा था। जब बीच का कॉम्प्लेक्स ही हट गया तो क्या होगा? जैसे मान लो किसी चीज के बीच में ग्लू लगाई गई, अगर ग्लू को ही हटा दिया गया तो वो चीज क्या दूर होने लगेगी ना। तो जब क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई थी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो वो जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे वो अलग होने लगेंगे और वो सिर्फ उसी जगह पे जुड़े रहेंगे, वो सिर्फ उसी जगह पे जुड़े रहेंगे जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल प्रेजेंट थे, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है ना। तो क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी सिर्फ वो वहां को छोड़ करके बाकी हर जगह से होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए, ये वाली जगह आपको दिख रही है, ये एक्स शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ कुछ, आप इस तरीके से समझिए। इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को किएज़मेटा कहा जाता है। सवाल आएगा कि किएज़मेटा कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ देखने को मिलता है? तो जवाब आएगा डिप्लोटीन में। ठीक, किएज़मेटा कहाँ आया? डिप्लोटीन में। कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? पैकाइटीन में। कहाँ पे टेट्राड विजिबल है? पैकाइटीन में। कहाँ पे टेट्राड बन रहे हैं? तो जवाब आएगा जाइगोटीन में आपका टेट्राड बन रहा है। समझ में आ गया? ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। कहाँ, कौन सी जगह पे सिर्फ वो अटैच है? क्रॉसिंग ओवर की जगह पे, वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको किएज़मेटा कहते हैं। और कुछ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन कब तक चलती है? उस साइट्स में कब तक चलेगा आपका डिप्लोटीन? महीनों या सालों तक। कुछ वर्टिब्रेट के ऊट साइट्स में डिप्लोटीन
महीनों या सालों तक चलता है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, इसके बाद आता है आपका डाइकाइनेसिस, लास्ट है। डाइकाइनेसिस में क्या क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा हो जाता है, मतलब जो आपका केस मेटा था वो भी खत्म हो जाता है, मतलब मेनली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया है। आपको ये जो अलग अलग रंग का दिख रहा है ना, ये यहाँ पे पिंक था, फिर येलो हो गया, ये येलो था पिंक हो गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो गई, इसका कुछ पार्ट उसमें चला गया, उसका कुछ पार्ट इसमें चला गया। यही चीज होती है आपकी टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर, सारी चीजें डिसअपियर हो जाती है। ये मैंने आधी आधी स्पेलिंग पता नहीं क्यों लिखी है, ठीक, तो ये डिसअपियर हो जाती है, इतना समझ में आ गया। एक मिनट, ये डिसअपियर हो जाती है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाती है सेंट्रियोल के बीच में, समझ में आ गया। सेंट्रियोल पोस्ट पे चले गए, वो सारी चीजें आपकी एज इट इज होती है, जैसे हम लोगों ने प्रोफेस में देखा था। तो अगर इसको समराइज किया गया तो शुरू हुआ था लेप्टोटीन से। लेप्टोटीन में क्या हो रहा था, लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन हो रहा था क्रोमोसोम का, कॉम्पैक्शन हो रहा था क्रोमोसोम का, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए थे। सेकंड फेज आई थी आपकी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या क्या हो रहा था, पेयरिंग हुई थी क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम बने थे, बाइवैलेंट या टेट्राड जिसको कहा गया था। और पेयरिंग क्यों हुई थी, सेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हुई थी, और इसलिए पेयरिंग को बोला गया था, प्रोसेस का नाम था सिनेप्सिस। इसके बाद क्या था, इसके बाद आएगा आपका पैकाइटिन। जो आपके बाइवैलेंट और टेट्राड बने जाइगोटीन में, वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं आपकी पैकाइटिन में। और उसके अलावा क्या क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, जो आपके होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर, एक तो वो आपस में लगने लगते हैं, और उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है। इतना समझ में आ गया। और क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद आएगा आपका डेप्लोटीन। डेप्लोटीन में क्या हो रहा था, पैकाटीन हो गया, फिर डेप्लोटीन आया था। डेप्लोटीन में क्या हो रहा था कि हर होमोलोगस क्रोमोसोम का डिसोल्यूशन, सॉरी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो गया था। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हुई थी वो अलग होने लगती है, वो सिर्फ उस जगह पे जुड़े होते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और वहां पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम दे दिया गया था कियास मेटा। और ये जो डेप्लोटीन स्टेज है, ये कुछ वर्टिब्रेट्स की उस साइड में महीनों या सालों तक चलती है। इसके बाद आया था आपका डाइकानेसिस। डाइकानेसिस में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका लेट प्रोफेज था, सारी चीजें डिसअपियर हो जाती हैं और टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा हो जाता है, और ये आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना। इतना समझ में आएगा। अब आप देखिए, इसके बाद आएगा आपको मेटाफेज। अब सब कुछ एज इट इज होगा, सिर्फ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती यहाँ पे। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे दो मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, बाइवैलेंट इक्वेटर पर आ जाएंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, बाइवैलेंट दिख रहा है, ये आपके इक्वेटर पर आ जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट, दो मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, और यहाँ पे सेंट्रोमियर की कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है। अभी हम लोग एनाफेज पढ़ेंगे, वहां पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो बाइवैलेंट इक्वेटर पर आ गए, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, कहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। ये हो गया आपका मेटाफेज फर्स्ट में। और एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है। आप देखना, क्रोमोसोम सेपरेट होना, क्रोमैटिड नहीं। जब हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था वहां पे क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, मतलब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये जो इसका सेंट्रोमियर इसके पास है, इसका सेंट्रोमियर इसके पास है, ठीक है ना, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे चले गए। इतना समझ में, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग इसमें नहीं होगी। इतना समझ में आ गया कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, और इसको टर्म दे दिया जाता है सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन, इसी को बोल दिया जाता है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, ध्यान रखिए, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज फर्स्ट में नहीं होगी, एनाफेज सेकंड में भी होती है, माइटोसिस में होगी, बस सिर्फ मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्रोमोसोम पोल्स पे जाते हैं, ना कि क्रोमैटिड्स। अब अगर बात करेंगे टेलोफेज फर्स्ट की, तो जैसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारी चीजें रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी रीअपियर हो जाती है, और साइटोकाइनेसिस में दो सेल्स का डिवीजन हो जाता है। दो सेल्स आ गई, 23 क्रोमोसोम इसके पास, 23 क्रोमोसोम इसके पास। अब इसी दो सेल्स को डायड ऑफ सेल्स कहा जाता है, ठीक है, डायड ऑफ सेल्स इसको बोल दिया गया। अब आप एक बात समझिए कि इसके बाद होगा आपका इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बिटवीन M1 एंड M2, मतलब बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच में आपका इंटरकाइनेसिस होगा, उसमें G1 एंड G2 चलता है। अब आप देखिए क्या था हम लोगों का, ये था आपका 2n सेल, इसमें हुआ आपका मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे आपके पास दो सेल्स बन गई। अब इस सेल्स में हुआ आपके पास मियोसिस सेकंड, आपके पास 4 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है ना, इतना समझ। आपका मियोसिस सेकंड है, इसमें आपका क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहे हैं, ये इक्वेशनल डिवीजन है, बट मियोसिस फर्स्ट आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। जो टफ वाला पार्ट था वो हम लोगों ने देख लिया है। अब अगर बात करेंगे मियोसिस सेकंड की, तो मियोसिस सेकंड आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो मियोसिस सेकंड में क्या क्या होता है, तो जो आपका मियोसिस सेकंड में, उसमें होगा प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, हम लोग एक सेल को लेकर चले, जैसे अपने पास यहाँ पे दो सेल्स बनी, इसमें से हम लोग एक सेल को लेकर आगे चल रहे हैं, तो बाकी दूसरे सेल का तो एज इट इज हो जाएगा। तो इसमें क्या था, एक सेल में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 23 क्रोमोसोम है, उसी को लेकर चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है,
तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और सारी चीजें वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, सारी चीजें यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो आपका क्रोमोसोम है वो आपका इक्वेटर पर आ जाता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होने लगते हैं काइनेटोकोर से। ध्यान रखिएगा, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होने लगते हैं और इसमें एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है नहीं, यहाँ पे एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही है। फिर आएगा एनाफेज सेकंड। एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम था, ठीक, अब यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी भाई। अब देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये देखो ये सेंट्रोमियर है, लेंथ वाइज सेपरेशन होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि सेंट्रोमियर कहाँ नहीं स्प्लिट किया है, सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट किया है आपका एनाफेज फर्स्ट में। सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ स्प्लिट किया है, एनाफेज सेकंड में भी किया है, माइटोसिस में भी किया, ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखिए इसमें आपका सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया और साथ ही साथ अब देखो एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम, एक क्रोमैटिड, इसी एक क्रोमैटिड को एक क्रोमोसोम कह दिया जाता है। आपको तो पता ही है एक क्रोमैटिड है, अगर एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर से अगर सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं तो उसको एक क्रोमोसोम बोला जाएगा। बट ये है, ये भी आपका एक क्रोमोसोम है, ये भी आपका एक क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमियर आपके एक ही है दोनों में। इतना समझ में आ गया। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो आपके पोल्स पे चले गए, स्प्लिट होकर के सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है, सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखता है। टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में वापस से सारी चीजें रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी वापस से रीअपियर हो जाएंगी, सेल में आपको दिखने लगेंगी। आपको 23 क्रोमोसोम दोनों में दिख रहा है, क्योंकि ये एक क्रोमैटिड है, ये क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगता है। जब इसमें 23 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम होता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद एक सेल से 4 डॉटर सेल बन जाती है। समझ में आ गया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल को लेके चले थे, ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है, मतलब एक सेल से आपकी 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसका करेंगे, इससे 2 सेल्स बनेगी और सेम डायड ऑफ सेल्स था, 2 सेल्स थी तो उससे टोटल 4 सेल्स बन जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको। ये पूरा हो गया आपका मियोसिस, माइटोसिस, सारी चीजें खत्म हो गई। इसके बाद मियोसिस का सिग्निफिकेंस देख लीजिए कि मियोसिस एक तो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दूसरा इससे वेरिएशन होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपका क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। इतना समझ में आ गया आपको। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे एक दो बार सवाल पूछा गया, तो एक बार आप उसको देख लीजिए। एक है माइटोटिक पॉइजन, एक है माइटोजन, ठीक। माइटोजन आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज को इंड्यूस कर रहा होगा, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि माइटोसिस को इंड्यूस करते हैं, उसको माइटोजन कहते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं केमिकल जो कि इनहिबिट कर देते हैं सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन को होने ही नहीं देना। तो जो सेल डिवीजन को नहीं होने देना उसको माइटोटिक पॉइजन बोला जाता है। उसका एग्जांपल एजाइड, साइनाइड, मस्टर्ड गैस। ध्यान रखिएगा, एजाइड, साइनाइड एंड मस्टर्ड गैस। और कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंसेस जो कि इंड्यूस करते हैं माइटोसिस, उसको माइटोजन कहते हैं। जैसे इंसुलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ये ग्रोथ हार्मोन से हम लोगों ने सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे या तो कभी ना कभी पढ़ रखी है। उसके अलावा एक और नाम आता है कॉल्चिसिन का। ये क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट है, अरेस्ट कर देता है सेल डिवीजन को मेटाफेज में, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर डबल दिखाई देते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखिए कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, ठीक है। ये माइटोसिस के बाद का पार्ट है, एनसीईआरटी में मेंशन है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी और फॉर्मेशन होता है सिनसाइटियम। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, ठीक। तो वहां पे कंडीशन आ जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, जिससे फॉर्मेशन हो जाता है सिनसाइटियम का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एनसीईआरटी की लाइन है, इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद, मतलब बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, तुरंत बाद नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग का आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये जो पूरा भी नोट्स है जो कि मैंने अभी गाथा पढ़ाई है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है t.me/निधि वर्मा बायोलॉजी। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ PYQ जरूर लगाइए, या तो आप खुद से लगाइए या इसकी अगली क्लास में जो कि आज शाम को आएगी, वो वहां पे मैं पूरा PYQ कराने वाली हूँ, पूरे पिछले 10 साल का, ठीक। तो आप आइए वहां पे आके PYQ करिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।